नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं नेम किशन सोनी और आज हम बात कर रहे हैं रैम के ऊपर। रैम होता कैसे है और कैसे काम करता है और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताऊंगा। हर बंदे के ज़बान पे एक ही चीज़ होती है, कभी भी कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, अरे रैम कम होगा, रैम बढ़ा दीजिए, रैम बढ़ा दीजिए, रैम बढ़ा दीजिए। दोस्तों ये चीज़ें कितनी सही और कितनी गलत है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं रैम की तरफ। दोस्तों ये एक छोटा सा स्केल के साइज़ का होता है रैम। इसका नाम रैम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसका फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स ये एक फ्लैश मेमोरी की तरह है। इसमें सारा डेटा टेम्पररी स्टोर होता है और ये डेटा स्टोर करता है तब तक के लिए जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, या कोई भी डेटा आप जब भी कोई काम करते हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, वो सारा डेटा इसके अंदर स्टोर करता है। जैसे आप सेव करते हो वो डेटा उठा के हार्ड ड्राइव में सेव कर देता है, बट साथ ही साथ इसके अंदर वो करंटली रन रहता है। जैसे आप सिस्टम का सॉफ्टवेयर क्लोज करते हो, ये इसमें से अपना डेटा उड़ा के आपके हार्ड ड्राइव में सेव कर देता है। तो ये टेम्पररी मेमोरी है दोस्तों। इसका बहुत यूज़ होता है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा आपके सिस्टम के लिए रहेगा। ये जीबी में आता है दोस्तों, जीबी में, एमबी में और जीबी में आता है। आज के डेट में 2 GB के नीचे मिलता नहीं है। 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB मिलता है। ये आपके बोर्ड के ऊपर निर्भर है कि आपके बोर्ड में इसको कितना लगा सकते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड है कि कितना ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अगर आप 4 GB तक लगा रहे हो तो 32 बिट तक के लिए इनफ है। अगर 4 GB के ऊपर रैम लगाना है तो आपको इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का होना ज़रूरी है और आपका बोर्ड उतना कंपैटिबल होना ज़रूरी है। अगर वो उतना कंफर्टेबल नहीं है तो आपको उतना आउटपुट नहीं देगा। दूसरी बात, मेगाहर्ट्ज़ की बात करते हैं। मेगाहर्ट्ज़ दोस्तों वो चीज़ होता है जो ट्रांसफ़र रेट करता है आपका इस स्पीड से। तो उतना कंफर्टेबल आपके मदरबोर्ड में भी होना चाहिए। अगर उतना कंफर्टेबल है तो आपको उतना ही परफॉर्मेंस देगा। तीसरी बात, जब हम 2 रैम लगाते हैं तो 2 रैम लगाने के समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों का मेगाहर्ट्ज़ सेम होना चाहिए। अगर एक कम और एक ज़्यादा है तो जो ज़्यादा वाला है वो कम के लेवल पे आके काम करेगा। अगर मैंने 1800 का लगाया है एक रैम और एक रैम लगाया 1300 मेगाहर्ट्ज़ का, तो मेरा दूसरा रैम भी 1300 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से चलेगा, ना कि 1800 के हिसाब से। ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों रैम के बारे में और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ जान ली है तो मुझे लगता है कि आपको रैम के बारे में इससे बेहतर जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। स्केल के साइज़ का रैम होता है और इसमें जो छोटी छोटी जो चिप्स देख रहे हैं दोस्तों, चिप होती है, ये इसके अंदर होती है मेमोरी। हर चिप में एक पर्टिकुलर मेमोरी होगी, वो मल्टीप्लाई होके आपका जितने भी जीबी का होगा उतने जीबी में वो कन्वर्ट हो जाता है, या इधर जितने भी जीबी का रैम होगा उससे डिवाइडेड बाय जितने भी होंगे उतने, एक एक चिप में उतनी एमबी की एक मेमोरी होगी। आप इसका कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहली बात, बहुत सारे पिन्स होते हैं ताकि हर मेमोरी से डेटा इनपुट आउटपुट होता है। दोनों साइड पिन होते हैं दोस्तों, एक साइड ब्लैंक है। कई सारे रैम में दोनों साइड चिप होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जीबी के होंगे। जैसे ये 2 GB का है तो वो 4 GB में डबल साइड चिप होंगे। इधर कंपनी उसके फ्रंट एक ही साइड में काफ़ी ज़्यादा एमबी का एक चिप बना के दे देगी आपको। तो इसमें भी बहुत 2 चीज़ें दोस्तों, पहला तो आपका जीबी हो गया, दूसरा हो गया इसके अंदर मेगाहर्ट्ज़। हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी मेगाहर्ट्ज़ होता है। आपका मेगाहर्ट्ज़ कितना है इसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड है उसकी स्पीड। हाँ, एमबी तो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, मगर ट्रांसफ़र रेट डिसाइड करता है आपका मेगाहर्ट्ज़। कितनी स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है पर सेकंड, कितनी स्पीड से, कितना एमबी नहीं, कितनी स्पीड से। अगर 1 GB मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं तो पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज़ पे, अगर उससे ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होगा तो शायद से वो 50 सेकंड में हो जाए या 30 सेकंड में भी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है मेगाहर्ट्ज़ का। और आज के जनरेशन में मेगाहर्ट्ज़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ रैम बताने जा रहा हूँ, पुराने रैम। पुराने ज़माने का DDR1 रैम है दोस्तों। हाँ, ये मैक्सिमम 4
100 मेगाहर्ट्ज़ का आता था। इसके पहले भी एक रैम आता था, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं होंगे तो मुझे ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों, मैं उसको ढूंढ नहीं सकता, सॉरी। तो उसको समझने के लिए बेसिक एग्जांपल दूंगा। उसमें 2 खांचे रहते हैं, उसको HD रैम बोलते हैं, HD रैम। और ये अपना सिंगल खांचे का स्टैंडर्ड रैम है। अभी सारे रैम में सिंगल खांचे ही आते हैं, सिर्फ वो HD रैम में ही 2 खांचे थे। उसके बाद जितने भी रैम आने लगे वो सारे सिंगल खांचे के आने लगे, तो उसको समझना बहुत आसान है। अब हम इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़माना तो गया, अभी इसको समझने के लिए आप देखिए। तो दोस्तों इसमें 200 से लेके 400 मेगाहर्ट्ज़ तक इसका लिमिट होता है DDR1 का। इसकी मैक्सिमम MB की कैपेसिटी थी 1 GB। उसके बाद कोई रैम आया नहीं 2 GB में, मैंने आज तक देखा नहीं। 128 MB से लेके 1 GB तक इसका रैम मिलता था DDR1 में। उसके बाद कोई रैम आया नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई इसलिए अभी सीधा DDR2 निकला। DDR2 में 256 से लेके 2 GB तक रैम आया है। ये 400 के ऊपर से लेके 800 मेगाहर्ट्ज़ तक DDR2 में मिलता है, बट DDR2 का 800 मेगाहर्ट्ज़ पुराने बोर्ड में नहीं सपोर्टेड होता था, इसलिए लोग 667 का यूज़ करते थे दोस्तों। 533, 667, 800 बहुत कम बोर्ड को सपोर्ट किया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं DDR3 की तरफ। DDR3 रैम 800 से लेके 1800 तक सपोर्टेड है, 1800 मेगा तक सपोर्टेड है। और DDR4 जो अभी लेटेस्ट में आ चुका है वो 1800 से लेके 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्टेड है। तो दोस्तों हर रैम का खांचा अलग अलग होता है। इसको अब सबको लगेगा सब सेम खांचा होता है, आपको लगेगा सब सेम खांचा होता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि हर एक का खांचा अलग अलग जगह पे है। आप नोटिस कर रहे हैं, अगर मैं साथ में तीनों को रखता हूँ तो आप देखिए एक खांचा इधर है, सेकंड वाला इधर है और थर्ड वाला ये रहा। अब आपको दिखा, तो ये हर एक का खांचा अलग अलग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है दोस्तों। हाँ दोस्तों, पकड़ने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बट तीनों का खांचे का डिस्टेंस काफ़ी अलग अलग है। DDR4 में तो काफ़ी नीचे है दोस्तों। तो ये इसको समझना बहुत आसान है, इसके बिना आपका सिस्टम चलेगा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इसका रिकमेंडेशन के ऊपर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट रैम जो भी है आप उतना नहीं डालेंगे तो आपका सिस्टम बहुत स्लो चलेगा। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि कई बार लोग बोलते हैं कि आपका सिस्टम स्लो है मतलब रैम कम है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको अगर जानना है कि वाकई में आपका रैम कम है तो आप सारे प्रोसेस जब चालू रखेंगे, आपका सिस्टम जब स्लो चलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको टास्क बार में जाना है, राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर में जाकर सिर्फ आपको देखना है कि रैम की जो कैपेसिटी वो 100% वर्क कर रही है या उससे कम वर्क कर रही है। अगर वाकई में वो 100% वर्क कर रही है, दैट मीन्स आपको रैम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि वो 50% वर्क कर रही है और आपका सिस्टम फिर भी स्लो चल रहा है, इसका मतलब आपको रैम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 केस में लागू नहीं होगा। एक तो आपका हेवी फाइल कुछ चल रहा होगा, या तो आप रेंडरिंग कर रहे रहेंगे तब, या कोई फाइल सेव हो रही है तब, आपको ये नहीं देखना है। सारा सॉफ्टवेयर ऑन करना है और राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में देखना है सिर्फ कि कितना वर्क कर रहा है। रेंडर के लिए, रेंडर के टाइम पर अगर स्लो हो रहा है या उससे भी स्लो हो रहा है तो वो रेंडर का प्रोसेस अलग होता है दोस्तों। उसके लिए आपको रैम बढ़ाना नहीं बढ़ाना, वो आपके टेक्नीशियन से बात करिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये मेरा लास्ट का पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया तो रैम ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि रैम कैसे काम करता है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, हार्ड डिस्क के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। आजकल सारी दुनिया हार्ड डिस्क के पीछे पागल है, उसमें उनका सिर्फ स्टोर किया हुआ डेटा रखा रहता है और इंजीनियर पागल है उसको रिकवर करने के पीछे।